नमस्कार दोस्तों। आज हमारी इस कक्षा के अंदर हम भारतीय आर्य भाषा या भाषा विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय आर्य भाषा विकास संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय भाषा संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न उन प्रश्नों के बारे में जो यूजीसी नेट के सभी यूजीसी नेट परीक्षा में से संबंधित प्रश्न है और इन प्रश्नों के बारे में देखो। सबसे पहला क्वेश्चन है, ईरानी महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, ये कथन किसका? क्या कह रहा है कि ईरानी लोग महाभारत काल से ही भारत को हिंद कहने लगे थे, ये बात कहती पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने। किसने कहती? पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने ये बात कही थी। किसने? पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने ये बात कही थी कि जो महाभारत काल से ही ईरानी लोग भारत को हिंद कहने लगे थे। किसने? पंडित रामनरेश त्रिपाठी। और इस पहले प्रश्न उत्तर आएगा डी, बिल्कुल सही है। विश्व की भाषा को मुख्यतः कितने परिवारों में विभाजित किया गया? जो विश्व में लगभग 3000 भाषाएं मानी जाती हैं। कितनी भाषा? विश्व में लगभग 3000 भाषा मानी जाती है। इन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में विभाजित किया गया। कितने भाषा परिवारों में? 12। तो इसका ऑप्शन आएगा ए। दूसरे में ए आएगा 12 भाषा परिवारों में। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा? देखो, हिंदी किस देश में बोली जाती है? भारत में बोली जाती है। भारत की भाषा हिंदी। अब हिंदी भारत में, तो भारत से एक शब्द बना भारोपी, याद हो जाएगा भारोपी। भारत और यूरोप, इन दो, भारत और यूरोप के अंदर भाषा बोली जाती है। जो भाषा बोली जाती है उसे भारोपी परिवार में आई जाती है। तो हिंदी भारत में बोली जाती है, इसलिए हिंदी किस परिवार की रहेगी? भारोपी परिवार की भाषा है। भारतीय आर्य भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित? अब भारतीय शब्द का भारतीय और यूरोप से मिलकर भारोपी बन गया। और भारत में जो भाषा बोली जाएगी वो किस परिवार से रहेगी? भारोपी परिवार से रहेगी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, देखो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारत की 2 भाषा थी। मुख्य भाषा थी संस्कृत, और संस्कृत से 2 रूप थे, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत जिन रचना वेदों से हो, वेदों में जिनका प्रयोग किया गया, और एक लौकिक संस्कृत जो आम लोग बोलचाल की भाषा थी। इसमें बाद में महाभारत हो गया, रामायण होगी, इन ग्रंथों की रचना इस भाषा में होती है। किसमें? लौकिक संस्कृत में होती है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि प्राचीन भारत, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा है, तो इस ऑप्शन के अनुसार वैदिक संस्कृत। वैसे संस्कृत आता, लेकिन यदि वैदिक संस्कृत में 2 रूप है, वैदिक संस्कृत, तो इसमें वैदिक संस्कृत, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी भाषा है? सबसे प्राचीन, उसका नाम है वैदिक संस्कृत। वैदिक ग्रंथों की भाषा, अब अभी पूछा था कि जो वैदिक जो ग्रंथ लिखे गए थे, वह वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, 6 में ऑप्शन नंबर सी आएगा कि वैदिक संस्कृत इसके उत्तर आएगा। प्रश्न नंबर 7 देखो, विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। 12 तो भाषा परिवार है। विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी, इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन है? क्या कह रहा कि जो वैदिक संस्कृत का जो पहला रूप है वैदिक संस्कृत, इस वैदिक संस्कृत में जो कुल वर्ण कितने माने? 52। कुल वर्ण कितने? 52। इस 52 वर्णों में कितने? 13 तो स्वर है। कितने स्वर है? 13 स्वर है और 39 व्यंजन है। कितने स्वर? 13 स्वर, 39 व्यंजन है। 13 स्वर, 11 स्वर तो वर्तमान में जो चलते हुए है। इसके अलावा एक बड़ा री और एक लिरी, ये 2 स्वर इसमें और आता है। तो वैदिक संस्कृत में 13 स्वर थे और 39 व्यंजन थे, कुल 52 वर्ण है। लौकिक संस्कृत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इस प्रश्न देखो, 4 इस प्रश्न में लौकिक संस्कृत से संबंधित 4 बातें कही गई, उसमें से एक बात गलत है। कौन सी बात गलत है? कि लौकिक संस्कृत में केवल 48 वर्ण शेष रह गए। बिल्कुल सही बात है कि जो लौकिक संस्कृत है, जो वैदिक संस्कृत के जो स्वर थे, वैदिक संस्कृत में 13 स्वर और 39 व्यंजन थे, कुल 52 वर्ण थे। उन 52 वर्णों में से 4 वर्ण लौकिक संस्कृत में नहीं आते हैं, इसलिए लौकिक संस्कृत में अब कुल वर्ण 48 रह जाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और 48 वर्ण कौन कौन से रह जाते हैं? उनमें से एक अठ है और एक जिह्वामूल्य, एक उपदान, एक हो गया जिह्वामूल्य और एक
उपधमानीय, ये दो, एक जिह्वमूली, एक उपधमानी और एक अट्ठाई और एक अट्ठाई, ये 4 वर्ण इसमें कम होते हैं और 48 बिल्कुल सही बात है। अगला ऑप्शन देखा तो लौकिक संस्कृत के दोनों में जिह्वमूली और उपधमानीय लुप्त नहीं हुई, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लुप्त हुए थे। ये दोनों वर्ण है, जिह्वमूली और उपधमानीय मूल, ये वर्ण है, ये वर्ण दोनों वर्ण लुप्त हो गए थे। 4 वर्ण लुप्त होते लेकिन 2 ये हो गए थे। रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, पुराण आदि ग्रंथों रचना लौकिक संस्कृत, बिल्कुल सही बात है। रामायण की रचना भी, महाभारत की, अष्टाध्यायी पाणिनि ग्रंथ उसकी रचना भी, और पुराण, इन सब की रचना पुराण थे, सब पुराण है। इन पुराणों की रचना भी किस लौकिक संस्कृत में होती है, यानी पुराणों की रचना भी किस में होती है, लौकिक संस्कृत में ही पुराणों की रचना होती है। ठीक है। मध्यकालीन और लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की अपेक्षा क्रिया रूप और धातु में विशेष अंतर आ गया, बिल्कुल सही बात है कि लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत की जो अपेक्षा क्रिया रूप है उनमें थोड़ा अंतर आ गया था, विशेष अंतर आ गया था, इसलिए 8वें प्रश्न का ऑप्शन बी नंबर का उत्तर सही रहेगा। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम, अब देखो क्या कह रहा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का कालक्रम। अब देखो समय के अनुसार भारतीय जो भाषा है इनको 3 कालक्रम, 3 काल में इसको बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। जो प्राचीन काल था उसका समय 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ये प्राचीन 1500 से 500 ईसा पूर्व, यानी ईसा से पहले की बात है ये। फिर उसके बाद में 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक, यानी 500 से लेकर के 0 ईस्वी तक, यानी 1 ईस्वी तक आता है, और 1 से 1000 ही, यानी 1500 वर्ष का समय था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही रहेगा। और 1000 ईस्वी से अब चल रहा है वो आधुनिक आर्य भाषा परिवार है, ठीक है, आधुनिक आर्य भाषा का समय है। तो इसका ऑप्शन बी 9 का बिल्कुल सही है। प्रथम प्राकृतिक भाषा कहा जाता है। अब देखो जो प्राकृतिक भाषा है, प्रथम प्राकृतिक भाषा किसे कहते हैं, अब ये मध्यकाल की भाषा जो 500 ईसा पूर्व के जो समय था वहाँ से फिर प्राकृतिक भाषाओं का समय चलता है। तो इसका 3 रूप थे, पाली, प्राकृतक और अपभ्रंश। तो सबसे पहले आई थी पाली, उसके बाद में आई प्राकृतक, उसके बाद में अपभ्रंश। ये मध्यकालीन समय, मध्यकाल की भाषा है, यानी 500 ईस्वी जब गौतम बुद्ध का जन्म हो जाता है उसके बाद में पाली भाषा का थोड़ा विकास होता है। और त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में हुई। अब देखो त्रिपिटक 3 पिटक और बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, उसमें एक का नाम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये 3 पिटक है। और इन तीनों पिटकों की रचना बुद्ध से संबंधित जो भी आ जाए उसमें पाली भाषा करना है। तो बुद्ध से संबंधित आएगा तो कौन सा हो गया, पाली भाषा हो गया, कौन सा हो गया, पाली भाषा। त्रिपिटक ग्रंथों की रचना किस भाषा में थी, पाली भाषा में। और पाली भाषा किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी, तो 11 में डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। निम्न में से पाली भाषा में लिखी रचना है, पाली भाषा में लिखी गई रचना कौन सी है। देखो महाभारत है, अभी मैंने पढ़ा था कि महाभारत जो किस भाषा में लिखी गई, लौकिक संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है महाभारत, ठीक है। उसके बाद में कपूर मंजरी, जैन ग्रंथ आगम और मिलिंद पैनो। तो बिल्कुल सही बात है, पाली भाषा में मिलिंद पैनो की रचना बिल्कुल पाली भाषा में की गई है। किस ग्रंथ की, मिलिंद पैनो, महावंश, दीपवंश और अटकथा, ये प्रमुख ग्रंथ है कि मिलिंद पैनो, महावंश, दीपवंश और अटकथा, इन ग्रंथों की रचना पाली भाषा में थी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी 12वां का बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी उत्तर रहेगा कि मिलिंद पैनो की रचना पाली भाषा में हुई है। महाभारत की संस्कृत में ये कपूर मंजरी, महाभारत तो उसमें हो गया लौकिक संस्कृत में, कपूर मंजरी और जो जैन ग्रंथ है इनकी रचना हुई थी प्राकृतिक भाषा में। किस भाषा में, प्राकृतिक भाषा में। और प्राकृतिक भाषा थी, उस प्राकृतिक भाषा में भी कौन सी, जो सौर सैनी प्राकृतिक थी, कौन सी, जो सौर सैनी प्राकृतिक थी उसमें कपूर मंजरी और जैन ग्रंथ रचना होती है। कपूर मंजरी किसकी रचना है, राजशेखर की रचना है। कपूर मंजरी किसकी, राजशेखर ने की थी कपूर मंजरी। ये किस रचना, प्राकृतिक भाषा में, सौर सैनी प्राकृतिक भाषा में रचना है इसकी। कपूर मंजरी रचना राजशेखर ने की थी। इनके अलावा चंद्रलेखा भी उसी में है, प्राकृतिक भाषा में है, रुद्रदास की। और आनंद सुंदरी रचना घनश्याम की है, ये भी प्राकृतिक भाषा में ही है।
तो 12वां का ऑप्शन आएगा कौन सा, डी है। पाली भाषा रचना मिलिंद पेन पाली भाषा ने की थी। महाभारत वापस देखो, महाभारत लौकिक संस्कृत में, जैन ग्रंथ प्राकृतिक भाषा में, कपूर मंजरी भी प्राकृतिक भाषा में। कपूर मंजरी के लेखक कौन थे, राजशेखर। अब देखो सदनीति व्याकरण के रचनाकार कौन थे। देखो 3 ग्रंथ थे, एक तो सदनीति व्याकरण ग्रंथ, एक तो सदनीति, एक हो गया कच्चान व्याकरण, और एक मोगलान व्याकरण और है। 3 ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ आए थे, ये तीनों ही पाली भाषा में है। सदनीति व्याकरण भी पाली भाषा में, एक कच्चान व्याकरण भी पाली भाषा में, एक मोगलान व्याकरण ग्रंथ है। 3 व्याकरण ग्रंथ है। 3 व्याकरण ग्रंथ की रचना किस भाषा में, पाली भाषा में की गई। पाली भाषा के व्याकरण ग्रंथ सदनीति। अब ये सदनीति व्याकरण ग्रंथ लिखता है अंगवंश था, अंगवंश ने लिखी थी। और अंगवंश कौन था, एक ब्रह्मी का बोध भिक्षु था। कौन था, ब्रह्मी बोध भिक्षु था अंगवंश। इस अंगवंश ने सदनीति व्याकरण की रचना की थी, इसलिए 13वां प्रश्न का ऑप्शन सी है। वापिस देखो, सदनीति व्याकरण ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया, अंगवंश ने लिखा। अंगवंश कौन था, एक ब्रह्मी बोध भिक्षु था। अब देखो कच्चान व्याकरण, अभी मैंने कहा था सदनीति, कच्चान और एक मोगलिन, ये 3 रचना है। 3 रचना है, ये 3 रचना जो पाली भाषा में है। तो ये तो कच्चान व्याकरण किस भाषा का हो जाए, बिल्कुल पाली भाषा का। 14 में प्रश्न ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पाली भाषा में है। इसके अलावा मोगलान ग्रंथ है। कच्चान व्याकरण ग्रंथ किसका है, कच्चान नाम उसका, लिखने वाला का नाम भी कच्चान ही है। कच्चान व्याकरण लिखा था, कच्चान व्याकरण लिखा था। और ये जो मोगलान व्याकरण और पाली भाषा का है, ये मोगलान लिखा था, और मोगलान श्रीलंका का रहने वाला था। ठीक है। प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी, चोलिका, पैशासी और अपभ्रंश, इन 3 भागों में किसने वर्गीकृत किया है। क्या कह रहा है, प्राकृतिक भाषा को अर्धमागधी, चोलिका, पैशासी और अपभ्रंश, 3 भागों में बांटा हेमचंद्र ने। किसने, हेमचंद्र ने इसे 3 भागों में बांटा। किसने, हेमचंद्र ने। ठीक है ना, हेमचंद्र ने जो प्राकृतिक भाषा को 3 भाग बताए, कौन कौन सा, अर्धमागधी, चूलिका, पैशासी और अपभ्रंश, हेमचंद्र ने। जो कि जो वररुचि है, इस वररुचि ने इसको कितने भाग, वररुचि ने ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था प्राकृतिक प्रकाश एक वररुचि का ग्रंथ है। और वररुचि ने जो प्राकृतिक भाषा के 4 भाग बांटे थे। वररुचि ने एक ग्रंथ, उसका नाम था प्राकृतिक प्रकाश ग्रंथ किसका, वररुचि का था। इस प्राकृतिक प्रकाश में वररुचि ने प्राकृतिक भाषा को 4 भाग में बांटा। कौन कौन से, इन्होंने महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और सोरसेनी। वररुचि ने 4 बांटे, हेमचंद्र ने 3, और जो हेमचंद्र ने 3 है। और जो भरत मुनि इसने 7 भाग बांटे। भरत मुनि ने कितने, 7। ठीक है। वररुचि ने 4, हेमचंद्र ने 3, अर्धमागधी, चूलिका, पैशाची, अपभ्रंश, हेमचंद्र ने प्राकृतिक भाषा को बांटा। इनमें से किस भाषा का संबंध मगध के मध्यवर्ती देश से है। मगध के मध्यवर्ती देश से संबंध किस भाषा का है, मगध के मध्यवर्ती देश से संबंध किस भाषा का है। तो अर्धमागधी जो प्राकृतिक भाषा है, अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा का संबंध है मध्यवर्ती देश से। किससे, मध्यवर्ती देश से संबंध किस भाषा का, अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा है। और मध्यवर्ती देश में कौन कौन आता था, कौशल या अयोध्या का जो क्षेत्र था वो मध्यवर्ती देश में आता था, इसलिए अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा मध्यवर्ती देश की भाषा कहा जाता है। यानी मध्यवर्ती देश से अर्धमागधी प्राकृतिक का संबंध मध्यवर्ती देश से। और इसका संबंध अर्धमागधी प्राकृतिक संबंध मध्यवर्ती देश हो गया। एक मध्य देश भी था, और मध्य देश कहते थे सूरसेन या मथुरा को मध्य देश कहते थे, और कौशल या अयोध्या को मध्यवर्ती देश कहते थे। और जो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी, उस महावीर स्वामी ने जो अपना उपदेश इस अर्धमागधी प्राकृतिक भाषा में दिए थे। ठीक है। तो मध्यवर्ती देश में की भाषा अर्धमागधी प्राकृतिक मध्यवर्ती देश हो गया। कौशल या अयोध्या को मध्यवर्ती देश कहते थे, और मध्य देश की भाषा भी यह थी, और मध्य देश सूरसेन या मथुरा कहा जाता था। मारकंडे ने मागधी की उत्पत्ति
क्या कह रहा है कि जो मारकंडे है उस मारकंडे ने मागधी की उत्पत्ति किससे माने, तो मारकंडे ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृतक से माना। किस भाषा से माने, शौरसेनी प्राकृतक, यानी 17 में ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका उत्तर सही है। तो मारकंडे ने मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृतक भाषा से मानी है। किस भाषा से, शौरसेनी प्राकृतक भाषा से मारकंडे ने मागधी की उत्पत्ति मानी है। मागधी की उत्पत्ति शौरसेनी प्राकृतक भाषा से मानी है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर किसका, ए, 17 में ए। 18 प्रश्न, जैन धर्म के उपदेशों के संकलन को आगम कहा जाता है। इन जैन धर्म में जो जैन धर्म के जो भी उपदेश है उन उपदेशों एक जगह जो संकलन किया गया है, इन संकलनों को आगम कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको आगम कहा जाता है। और इन उपदेशों की जो भाषा थी वो कौन सी भाषा थी, तो जैन धर्म की कौन सी भाषा थी, तो जैन धर्म की अर्धमागधी प्राकृतक। हमने अभी चर्चा की थी कि जो जैन धर्म को जो 24वें तीर्थकर हुए थे महावीर स्वामी, उस महावीर स्वामी ने अर्धमागधी प्राकृतक में उपदेश दिया था। किस भाषा में, अर्धमागधी प्राकृतक भाषा में उपदेश दिया था। इस अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतक भाषा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतक भाषा भी कहते हैं। और ये कहा किसने था, अर्धमागधी आर्ष प्राकृतक भाषा हेमचंद्र ने कहा था। रे के स्थान पर ले का उच्चारण किस प्राकृतक में देखने को मिलता है। क्या कह रहा है कि रे के स्थान पर जो ले का उच्चारण ये मागधी भाषा में, मागधी प्राकृतक में, यानी मागधी प्राकृतक में रे को क्या बोला जाता है, ले बोला जाता है। मागधी प्राकृतक में रे को क्या बोला जाता है, ले बोला जाता है। रे के स्थान पर ले का उच्चारण क्या किया जाता है, मागधी प्राकृतक में क्या जाता है। मागधी प्राकृतक में जो तीनों से तीनों से का उच्चारण से सलगम वाले से के रूप में किया जाता है। रे का लय में किया जाता है और से का से सलगम वाले मागधी प्राकृतक में। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्ध मागधी अपभ्रंश है। निम्न में से कौन सी आधुनिक भाषा अर्ध मागधी अपभ्रंश है। कौन सी भाषा है जो आधुनिक भाषा है जो अर्ध मागधी अपभ्रंश भाषा, पश्चिम हिंदी, लहंदा, पूर्व हिंदी या मराठी। कौन सी भाषा है जो है पूर्व हिंदी भाषा है। ये आधुनिक भाषा अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा है। कौन सी भाषा, अर्ध अपभ्रंश भाषा कौन सी है, पूर्वी हिंदी। सबसे बाद में पूर्व हिंदी है, पूर्वी हिंदी। आधुनिक पूर्व हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली पूर्व हिंदी। देखो 5 पश्चिम हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है ये पश्चिम हिंदी किससे निकलती, शौरसेनी अपभ्रंश से। और शौरसेनी अपभ्रंश से 3 भाषाएं पश्चिम हिंदी, राजस्थानी और गुजराती निकलती है। मराठी महाराष्ट्र अपभ्रंश से निकली है। और जो लहंदा है, जो ये लहंदा भाषा है, ये लहंदा भाषा ये पैशाची से निकली है। ठीक है, पूर्व हिंदी किसे, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। किसे, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है। कौन सी भाषा, पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है पूर्वी हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू है, जिन्होंने अपभ्रंश के महान कवि थे स्वयंभू, जिन्होंने क्या रचना की थी, अपभ्रंश भाषा के जो महान रचनाकार है स्वयंभू। इस स्वयंभू ने 10वीं शती में बहुशतका की रचना की। जिन्होंने 10वीं शती में बहुशतका की रचना की, नहीं गलत बात है। भविष्यतका की रचना कौन करेगा, जिसके पास पैसा होगा वही करेगा भविष्यतका की रचना। पवमचर्यु और रिठ्ठेमणिचर्यु रचना, बिल्कुल पवमचर्यु और रिठ्ठेमणिचर्यु रचना की थी स्वयंभू ने। पवमचर्यु और रिठ्ठेमणिचर्यु रचना स्वयंभू ने की थी। जबकि धनपाल भविष्यतकथा रचना किसने की थी, धनपाल ने की थी। महापुराण और करंकव चरित्र रचना कनकाम्बर ने की थी। करंकव चरित्र रचना किसने की थी, कनकाम्बर ने की थी। और महापुराण रचना पुष्पदंत ने की। तो 21वां प्रश्न में कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू, जिन्होंने पवमचर्यु और रिठ्ठेमणिचर्यु रचना की थी। 10वीं शताब्दी जो भविष्यतकथा रचना धनपाल ने की। महापुराण रचना
पुष्पदंत ने की और करम का उच्चारण रचना कनकामर ने की। 21वां में कौन सा उत्तर आएगा? बी। कौन सी भारतीय आर्य भाषा पश्चिमी गोडियन की भाषा नहीं है? ऐसी कौन सी भाषा आर्य भाषा है जो पश्चिमी गोडियन की भाषा नहीं है? तो पश्चिमी गोडियन की भाषा नहीं है गढ़वाली, राजस्थानी है, पंजाबी है और सिंधी। पश्चिमी गोडियन की भाषा राजस्थानी, पंजाबी, पंजाबी और सिंधी, तीनों भाषा पश्चिमी गोडियन की भाषा है, जबकि गढ़वाली पश्चिमी गोडियन नहीं है, क्योंकि जो गढ़वाली भाषा है ये किसकी? पहाड़ी भाषा में आती है। गढ़वाली किस में आती है? पहाड़ी भाषा में आती है गढ़वाली। देखो, हिंदी भारत के बहुसंख्यक लोगों की भाषा होने के पश्चात भी इसका क्षेत्र संपूर्ण भारत नहीं है, क्योंकि क्या कारण है कि हिंदी भारत अधिकांश भारत के अधिकतर लोग हिंदी भाषा को बोलते हैं, उसके बाद भी हिंदी भारत के संपूर्ण भारत की भाषा नहीं हुई। इसका क्या कारण है? एक कारण, केवल उत्तरी पश्चिम क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है। बिल्कुल गलत, सही बात है। केवल उत्तरी पश्चिम क्षेत्र को हिंदी प्रदेश कहा जाता है, ये कोई इसका उत्तर नहीं है। राजनीतिक स्वार्थों के कारण उससे कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल गलत बात है कि राजनीतिक स्वार्थों के कारण कुछ राज्यों में मान्यता प्राप्त है, इसका उत्तर नहीं है। निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी की नहीं है? पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? तो पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की कौन सी बोली नहीं है? देखो, पूर्वी हिंदी में 3 आती, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। कौन कौन सी आती? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, 3 भाषा पूर्वी हिंदी में आती है। जब बुंदेली है, ये बुंदेली आते हैं पश्चिम हिंदी में, और पश्चिमी जो हिंदी है उसमें 5 भाषा आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। ये जो 5 भाषा था पश्चिम हिंदी में आती है और 3 भाषा पूर्व हिंदी में आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। यानी इसका कौन सा ऑप्शन आएगा? प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की नहीं है? अभी कहा था अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्व हिंदी की, कन्नौजी, ब्रजभाषा, कोरवी, हरियाणवी और बुंदेली, ये भाषा पश्चिम हिंदी की नहीं है, तो इसमें अवधी नहीं आएगा, सी नहीं है। बेटा और गाड़ी जैसे द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किस बोली की प्रमुख विशेषता है? यानी आधा अक्षर पहले उसके बाद में पूरा। ये द्वित्व है, ये किस बोली की विशेषता है? बेटा और गाड़ी किस बोली की विशेषता है? तो ये बोली है पश्चिम हिंदी की खड़ी बोली में बोला जाता है। किसमें? पश्चिमी हिंदी की जो खड़ी बोली है उसकी ये विशेषता है। कौन सी? कि बेटा और गाड़ी जैसे द्वित्व व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है, यानी पहले आधा अक्षर रहेगा उसके बाद में पूरा अक्षर आता है। तो एक पश्चिम हिंदी की जो खड़ी बोली में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पश्चिम हिंदी खड़ी बोली इसका प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस बोली को जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगरू नाम दिया? बांगरू, वहाँ पे देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने एक ग्रंथ लिखा था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द वर्नाकुलर, अंग्रेजी भाषा का ग्रंथ है इनका। तो इन्होंने किस भाषा को बांगुर कहा? तो बांगुर किस भाषा का है? बांगरू। अब बांगरू हरियाणवी, कैसे याद करेंगे? हरियाणवी, ग्रियर्सन गिर गया, हरियाणा में जाकर के ग्रियर्सन क्या गया? गिर गया, इसलिए क्षेत्र क्या कहते हैं? बांगरू। तो हरियाणवी भाषा क्या नाम दिया? बांगरू। किसने? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, तो हरियाणवी भाषा का नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने बांगुर का। जो हरियाणवी भाषा बोली जाती है, उनका जो मुख्य क्षेत्र है वो पानीपत आता है हरियाणा में। पानीपत उत्तर युद्ध भी होता, पानीपत, सोनीपत, जिंद, पटियाला, हिसार, गुड़गांव, इन क्षेत्रों में हरियाणवी भाषा बोली जाती है। कहाँ? पानीपत में, सोनीपत, जिंद, पटियाला, हिसार और गुड़गांव, इन क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है, हरियाणवी भाषा बोली जाती है। और हरियाणवी भाषा को बांगुर नाम दिया जॉर्ज ग्रियर्सन ने। 28% क्या बना? वैसे उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी, 27 डी। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेली बोली जाती है। ये बोली उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? बुंदेलखंड में कौन सी बोली जाती है? बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है। और जो ये बुंदेली बोली है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश किस क्षेत्र में बोली जाती है? बुंदेली बोली। वो बुंदेली वाली, वह तो हर बोलो की रानी कविता आती है, उसकी बुंदेली। तो कौन से? बुंदेली, झांसी वाली रानी, झांसी और उरई। तो झांसी और उरई का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कौन सी बोली बोली जाती है? झांसी और उरई में, बिल्कुल झांसी और उरई में बुंदेली बोली जाती है। और ये बुंदेली बोली
ये यूपी का क्षेत्र आता है झांसी और उरई। इसका ऑप्शन नंबर 28वां का डी हो गया। कौन सा आ गया? ऑप्शन नंबर 28वां में डी। कौन सा आ गया? इसका डी उत्तर है झांसी और उरई। कन्नौजी का क्षेत्र कौन सा है? कन्नौजी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो कन्नौजी का क्षेत्र आता है मेन कानपुर आता है, बिल्कुल सही बात है। कानपुर, हरदोई, कानपुर, हरदोई, शाजापुर, फर्रुखाबाद, इटावा, पीलीभीत आदि प्रदेशों में कन्नौजी बोली जाती है। ठीक है ना, तो इसका कौन क्षेत्र रहेगा? फर्रुखाबाद और हरदोई। कन्नौजी का क्षेत्र है फर्रुखाबाद और हरदोई, इस भाषा में बोली जाती है कन्नौजी भाषा। फर्रुखाबाद और हरदोई में कन्नौजी बोली जाती है। इसकी ऑप्शन नंबर 1 फर्रुखाबाद और हरदोई। निम्न से राजस्थानी हिंदी की बोली है। राजस्थानी हिंदी की बोली मारवाड़ी, ढूंढानी, मेवाती। अब ये तीनों भाषा राजस्थानी भाषा बोली जाती है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती बोली जाती है। मेवाती भी आ गया, एक मेवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी प्रदेश के आसपास मालवी वो आ गया, हो जाएगा चित्तौड़गढ़ उधर, और एक ढूंढानी। ये 3 भाषा आ गई। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सभी रहेगा। इसमें चरणदास की शिष्या, देखो चरणदास की 2 शिष्या थी, एक सहजोबाई थी और एक दयाबाई थी। अब चरणदास थे दिल्ली के आसपास रहते, दिल्ली में उनका मुख्य सहजोबाई और जो ये दयाबाई थी अभी दिल्ली के आसपास इधर अलवर में आ गए, तो अलवर में भाषा बोल जाती है मेवाती। तो चरणदास की जो शिष्या थी सहजोबाई और ये क्या नाम था दयाबाई, इन्होंने मेवाती भाषा में, राजस्थान की मेवाती भाषा में ग्रंथों की रचना की। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली बिहार से अधिक उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? यानी बिहारी की ऐसी कौन सी बोली है जो बिहार से ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में बोली जाती है? उसका नाम है भोजपुरी। क्या नाम है? भोजपुरी। वैसे बिहार की ऐसी बोली भोजपुरी जो बिहार से भी ज़्यादा यूपी में बोली जाती है, भोजपुरी। निम्न से कौन सा क्षेत्र मैथिली बोली का है? मैथिली बोली के है कौन सा क्षेत्र है जिसको मैथिली बोली का क्षेत्र, इसमें कौन सा है? तो एक दरभंगा, शिवहर और पूर्णिया बिहार में इधर मैथिली बोली जाती है। और मैथिली कोकिल कहते हैं विद्यापति को। जो विद्यापति है उस विद्यापति को मैथिली भाषा का कोकिल कहते हैं। दरभंगा बिहार में, शिवहर बिहार में और पूर्णिया जिला बिहार में है, और इन क्षेत्रों में मैथिली बोली जाती है। भोजपुरी बिहारी भाषा बोली है, लेकिन बिहार से ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है। पहाड़ी हिंदी जो बोली भाषा है उस पहाड़ी हिंदी का विकास किस भाषा से होता है? अब देखो पहाड़ी हिंदी शोर से नहीं, प्राकृतक से भी हिंदी का होता है, अर्धमागधी से भी, मागधी। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्र है जो उत्तराखंड के आसपास और इधर भाषा बोली जाती है उसका नाम है खस प्राकृतक। तो पहाड़ी हिंदी का विकास होता है किस भाषा से? खस प्राकृतक भाषा से होता है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस प्राकृतक से होता है। निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मध्यकाल में साहित्यिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त था? किस भाषा को मध्यकाल में साहित्यिक भाषा का दर्जा प्राप्त? मध्यकाल के अंदर ऐसी कौन सी भाषा जो साहित्यिक रचना करती थी? तो मध्यकाल में, अब मध्यकाल आ गया, उस मध्यकाल में क्या भक्ति काल आ गया। और जो भक्ति काल में अपने पता कि भक्ति काल के अंदर 2 भाषाओं में साहित्य खूब लिखा गया, एक तो ब्रज भाषा और एक होता अवधी भाषा। अवधी भाषा के अपने तुलसीदास जी हो गए, वो जायसे हो गए, जबकि ब्रज भाषा के सूरदास हो गए। और जो अष्टचाप कवि थे सूरदास, कुंभनदास, नंददास, चित स्वामी और ये सब, इन्होंने क्या ब्रज भाषा में। तो मध्यकाल में आ गया ब्रज भाषा और अवधी। 35वां ऑप्शन नंबर सी है। दक्कनी भाषा मूलतः थी। दक्कनी भाषा मूलतः थी, तो दक्कनी भाषा मूलतः कहाँ की थी? दक्कनी भाषा मूलतः थी हिंदी का प्रारंभिक रूप थी, नहीं उर्दू का हटा नहीं। 14वीं-15वीं सदी में जो खड़ी बोली थी वह दक्कनी का भाषा मूल थी। यानी 14वीं और जो 15वीं सदी की जो खड़ी बोली थी वो दक्कनी बोली को कहते हैं। किसको कहते हैं? दक्कनी बोली को। कब की? दक्कनी, धक्के दिए 14 और 15, 14-15 में धक्का दिया, तो दक्कनी बोली 14-15 में जो खड़ी बोली उसे दक्कनी बोली कहते हैं। 14वीं-15वीं सदी की दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी आदि के रूप भी पाए जाते हैं। अब दक्कनी भाषा खड़ी बोली थी कब की? 14वीं और 15वीं शताब्दी की। तो उसके अलावा क्या कह रहा है? दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त, दक्कनी भाषा में खड़ी बोली के अतिरिक्त ब्रज, हरियाणवी,
ब्रज भाषा, हरियाणवी भाषा के भी, मेवाती भाषा की, अवधी और पंजाबी के रूप में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, इसका क्या कारण था कि इसका रूप क्यों पाए जाते हैं? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। इसका उत्तर है कि दक्कनी के साथ साथ इन सभी भाषाओं और बोलियों का विकास एक साथ हुआ था, क्योंकि दक्कनी का भाषा, ब्रज भाषा, हरियाणवी, मेवाती, अवधी, पंजाबी, इनका विकास भी 14वीं-15वीं शताब्दी में होता है, इसीलिए इनमें ये रूप पाए जाते हैं। निम्न रचनाओं में से किसमें हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख हुआ है? हिंदुस्तानी शब्द का उल्लेख ऐसी कौन सी रचना, अब अपने प्रश्न पढ़ा हुआ है और इसका ऑप्शन आएगा तुझ के बाबरी, जो बाबर ने लिखी थी खुद की अपने आत्मकथा का नाम है तुझ के बाबरी, और तुझ के बाबरी में बाबर ने हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदुस्तानी शब्द का प्रयोग मिलता किस रचना में? तुझ के बाबरी में मिलता है। मानक भाषा मुख्यतः होती है, मानक भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा कैसी होती है? जो परिनिष्ठ, शुद्ध और परिमार्जित। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा कि जो शुद्ध भाषा हो, जो परिनिष्ठ हो और जो परिमार्जित हो, वही क्या मानक भाषा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 39वां ऐसे रहेगा। 40वां, कौन से अनुच्छेद में हिंदी को संघ की राजभाषा और लिपि को देवनागरी लिपि के रूप में मान्यता दी गई है? ये अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका अनुच्छेद पहला ही अनुच्छेद आता है, और अनुच्छेद 343 लेकर के 351 तक, 343 लेकर के 351 अनुच्छेद तक हिंदी भाषा के बारे में उल्लेख किया गया। कितने अनुच्छेद हैं? 343 लेकर के 351 तक जो अनुच्छेद है, इन अनुच्छेदों के अंदर हिंदी भाषा के उल्लेख के बारे में वर्णन किया गया भारतीय संविधान में। और भारतीय संविधान अनुच्छेद पहला 343 अनुच्छेद है, उस 343 अनुच्छेद में कहा गया कि भारत की यहाँ की जो भाषा राजभाषा हिंदी होगी, और जो यहाँ की लिपि कौन सी होगी? वह लिपि होगी देवनागरी। ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। ठीक है। 8वीं अनुसूची 92वें संविधान संशोधन द्वारा किस भाषा को सम्मिलित किया गया? अब देखो 92वें संविधान संशोधन हुआ था, और 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 8वीं अनुसूची है। इस 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषा को उल्लेख किया गया है? वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी 22 भाषा है। कितनी भाषा? 22 भाषा है। वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। और जो संथाली, डोगरी, मैथिली, ये भाषा का जोड़े गए थे भारतीय संविधान में। कौन से अनुच्छेद? 92 संविधान संशोधन। तो 92वें संविधान संशोधन कब होता? 2003 में होता। 92वें संविधान संशोधन 2003 में। और इस 92वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान की जो अनुसूची 8 है, इस 8 में वर्तमान में 22 भाषा है। लेकिन जब 92वें संविधान संशोधन 2003 में, उस समय 18 भाषा थी। उसके बाद इसमें 4 भाषा और जोड़ी गई, और वो 4 भाषा जोड़ी गई थी, वो भाषा थी बोडो, ये तो संताली आ गई, डोगरी और मैथिली तो थी। मैथिली को विद्यापति, मैथिली को क्या कहते हैं? मैथिली बिहारी बोली जाती है। डोगरी, संताली और एक भाषा होती है बोडो। इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा? 22 भाषा है। कौन कौन सी है? देखो, असमिया, पहली भाषा असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, बोडो, संताली, डोगरी और मैथिली। इन 4 भाषा, अंतिम जो 4 भाषा है, संताली, डोगरी, मैथिली और बोडो, इनको 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में 22 भाषा हो चुकी है। देवनागरी लिपि है। देवनागरी किस लिपि है? संकेतात्मक है, चित्रात्मक है, अक्षरात्मक है। तो अक्षरात्मक लिपि है, वर्णात्मक लिपि है। तो देवनागरी लिपि कैसी? अक्षरात्मक लिपि है। आप लिखते हैं देवनागरी भाषा में लिखते हैं देवनागरी लिपि कैसी है? अब देखो, चित्रात्मक लिपि नहीं है, ना संकेतात्मक है, ना वर्णात्मक। देवनागरी लिपि आराम से इसमें अक्षर लिखे जाते हैं, वर्णमाला है इनकी। इन वर्णमाला में क्या स्वर ज्ञान है, तो ये अक्षरों के रूप में लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो कैसी लिपि हो गई? अक्षरात्मक लिपि हो गई। 42वां ऑप्शन नंबर सी सही है। शोर सैन्य, अपभ्रंश तथा अवट मध्य देश के अतिरिक्त बंगाल आदि प्रदेशों में काव्य भाषा के रूप प्रयुक्त होती है। कथन किसका है? ये बात किसने कही थी कि शोर सैन्य भाषा है?
शोर सैनी अपभ्रंश जो भाषा है वह अवध मध्य देश के अतिरिक्त भी बंगाल के आदि प्रदेशों में काव्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही। ये कथन था सुनीति कुमारी चटर्जी का। सुनीति कुमार चटर्जी, लड़की नहीं लड़का, ये सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर था सुनीत कुमार चटर्जी ने ये बातें कही थी। ठीक है। इसके अलावा पाली भाषा मुख्यतः इन स्थानों में प्रचलित थी। पाली भाषा का बोली जाती थी, देखो मगध उज्जैनी, कलिंग कौशल, सारबस्ती, नेपाल, कुरु और पांचाल, इनमें से कौन से क्षेत्र है वहाँ पर पाली भाषा बोली जाती थी? तो पाली भाषा बोली जाती थी मगध और उज्जैनी में भी, कलिंग और कौशल, इन क्षेत्रों में पाली भाषा, यानी एक ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। यानी एक में भी मगध और उज्जैनी पाली भाषा बोली जाती थी और कलिंग और कौशल यहाँ भी बोली जाती थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा। शोर सैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। शोर सैनी नाटकों के गद्य भाग की भाषा थी। यह विचार किसका? कि शोर सैनी क्या है, जो नाटक था उस नाटक में गद्य भाग की भाषा थी। शोर सैनी भाषा को क्या माना? जो शोर सैनी नाटकों के गद्य भाग के नाटक थे, उस नाटक को गद्य भाग था, नाटकों में जो गद्य भाग लिखा होता था वो भाषा थी शोर सैनी। ये ऐसा मानने वाला विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन ने माना था, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन, गिरा कहा था हरियाणा में, हरियाणा क्या कहते हैं उसने बांगरू भी कहा था, हरियाणा भाषा को बांगरू भी कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और जॉर्ज ग्रियर्सन का मानना था कि जो शोर सैनी भाषा है, जो नाटक लिखे होते थे, तो नाटकों में जो गद्य भाग था वो शोर सैनी भाषा होती, यह सब मानना था जॉर्ज ग्रियर्सन का। उर्दू का जन्म दिल्ली और आगरा में नहीं बल्कि दक्षिणी भारत में हुआ था। इस कथन से सहमति कौन रखता है? यानी उर्दू का जन्म कहाँ पे? दिल्ली और आगरा में नहीं हुआ था, बल्कि जो दक्षिणी भारत है, जो दक्षिणी भारत में इसका जन्म हुआ था। और इस कथन से सहमति कौन रखता है? तो इस कथन से सहमति रखता है राहुल सांकृत्यायन। इसलिए राहुल सांकृत्यायन कहते थे कि जो दक्षिण के जो लोग हैं वो यहाँ आते थे, आगरा इधर आते थे, तो जब इन भाषा का, तो इसलिए उर्दू का जो जन्म पहले कहाँ हुआ था? दक्षिणी भारत में। ये कौन मानता था? राहुल सांकृत्यायन इस बात को मानते थे। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शोर सैनी प्राकृतक से है? ऐसी कौन सी रचना है जिनका संबंध, किसका संबंध शोर सैनी प्राकृतक से? हमने कहा था कि जो कच्चान व्याकरण है, कच्चान व्याकरण किस भाषा में कहते हैं? पाली भाषा में। पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ, कच्चान व्याकरण, मोगली और एक शब्द नीति व्याकरण, 3 रचना ग्रंथ तो पाली भाषा में लिखे गए थे। पाली भाषा में लिखे गए थे 3 तो जैन साहित्य प्राकृतक भाषा में था, और प्राकृतक जो प्रकाश ग्रंथ था। निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध शोर सैनी प्राकृतक? कच्चान व्याकरण बिल्कुल पाली भाषा में 3 व्याकरण ग्रंथ थे। कच्चान व्याकरण ग्रंथ आया था, एक शब्द नीति व्याकरण आया था, एक मोगलान व्याकरण ग्रंथ आया था। ठीक है। जैन साहित्य प्राकृत भाषा में, जैन साहित्य बिल्कुल प्राकृतिक भाषा में जैन साहित्य है। लेकिन जैन साहित्य प्राकृतक में कौन से? शोर सैनी प्राकृतक से, बिल्कुल शोर सैनी प्राकृतक में जैन साहित्य लिखा गया था। और आनंद सुंदरी है, ये आनंद सुंदरी रचना भी इसमें होती है। आनंद सुंदरी घनश्याम की रचना ये, और ये भी शोर सैनी प्राकृतक में होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 और 4 किसमें? सी, 47 में बिल्कुल सी रहेगा उसका उत्तर। जैन साहित्य जो जैन साहित्य और जो आनंद सुंदरी है, ये दोनों रचनाएं शोर सैनी प्राकृतक में। आनंद सुंदरी रचना की थी घनश्याम ने की थी। तो 47 में ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही रहेगा। 48 सुमिलित कीजिए बोली और क्षेत्र। बांगरू का क्षेत्र कहाँ बताया गया? बांगरू भाषा का क्षेत्र, भोजपुरी का क्षेत्र, कुमाऊं का क्षेत्र, खड़ी बोली का क्षेत्र कौन सा है? इस बात को हमें सम्मिलित करना है। अब देखो बांगरू, मैंने कहा था बांगरू भाषा हरियाणवी भाषा बोली जाती है बांगरू, हरियाणा क्षेत्र में। और जॉर्ज ग्रियर्सन इसे हरियाणा भाषा को बांगरू कहा था। तो बांगरू तो हरियाणा क्षेत्र आता है। इसमें देखो हरियाणा क्षेत्र अलीगढ़, मेरठ, अल्मोड़ा, छपरा, रोहतक, तो ये रोहतक आ गया बांगरू। तो ए में देखो 5 नंबर, तो ए में 5 किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी, केवल एक में आ रहा है डी में, तो डी से हो जाएगा कि बांगरू का क्षेत्र हो गया रोहतक। भोजपुरी छपरा में बोली जाती है, तो भोजपुरी होगा छपरा। कुमायूनी क्षेत्र हो जाएगा अल्मोड़ा, और खड़ी बोली हो जाएगा मेरठ। इसमें अलीगढ़ का कोई क्षेत्र नहीं है, खड़ी बोली मेरठ में होगी, कुमायूनी का क्षेत्र हो गया। बांगरू का हरियाणा, बांगरू हरियाणा को कहते हैं, लेकिन बांगरू से रोहतक हो गया, भोजपुरी छपरा हो गया, कुमायूनी अल्मोड़ा, खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। तो ए का 5, बी का 4, सी का 3
और 2 का डी का 2, ये उसका उत्तर सही रहेगा। निम्न में से मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही है? इनमें से मागधी से संबंधित कौन सा कथन सही, मागधी भाषा से संबंधित कौन सा कथन सही है? देखो, मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मगध में प्रचलित, बिल्कुल सही, यानी मगध के नाम से इस भाषा का नाम पड़ा मागधी, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। और मगध प्रदेश बिहार में पड़ता था, ये बात भी सही है। तो यह तो हो जाएगा, एक तो सही है। 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश मागधी भाषा में दिए थे, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो जैन स्वामी थे महावीर स्वामी, इन्होंने किस भाषा में दिए थे? प्राकृतक भाषा में दिए थे। जो जैन स्वामी 24 तीर्थ थे मागधी और प्राकृतक भाषा में, लेकिन प्राकृतक भाषा कौन सा रूप था? अर्ध मागधी थी। तो ये इसका हो जाएगा कि 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी मागधी में नहीं बल्कि अर्ध मागधी भाषा में दिए थे। ये तो गलत रहेगा, 2 नंबर से गलत हो जाएगा। अश्वघोष के नाटकों से मागधी का प्राचीनतम रूप मिलता है, यह तो बात सही है कि अश्वघोष के जो नाटक से उनसे मागधी भाषा का प्राचीनतम रूप मिलता है। र के स्थान पर लय तथा स के स्थान पर स का उच्चारण मागधी प्राकृतक प्रमुख विशेषता, ये बात बिल्कुल सही है कि र के स्थान पर तो लय का बोला जाता है और तीनों स उसको सहस्त्र वाला उच्चारण किया जाता है। किस भाषा में? मागधी भाषा में किया जाता है। लेकिन ये 2 नंबर इसमें गलत है, 1, 3 और 4 से इसको 49वां बी ऑप्शन सही है। आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी, आयो गोष्ठ बड़ो व्यापारी लादी खेप ज्ञान योग की ब्रज में आने उतारी, उक्त पंक्तियाँ किस बोली में लिखी गई है? किस पंक्ति में? ये ब्रज भाषा में, और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। काफी जब वो उद्धव बात जाता है ना ज्ञान की बात करने के लिए, तो वो गोप्य ने बात की, आयु गोष्ठ बड़ो व्यापारी लादी खेप ज्ञान योग ब्रज में आनी उतारे। तो इसका तो हम ऐसे कर सकते हैं, इसमें ब्रज लिखा हुआ है तो इसे ब्रज को ब्रज भाषा में कर दिया। निम्न से कौन सी रचना अपभ्रंश काल की है? अपभ्रंश काल की कौन सी रचनाएं हैं? अपभ्रंश काल की कौन सी रचनाएं हैं? अपभ्रंश काल की रचना कौन कौन सी? देखो, नय कुमार चर्यु स्वयंभू रचना तो अपभ्रंश काल की है। नय कुमार चर्यु किसकी काल की रचना? ये स्वयंभू की रचना। और भविष्यत कथा ये धनपाल की रचना है। ये दोनों किस काल की? अपभ्रंश काल की रचना है। किस काल की होगी? अपभ्रंश काल की। नय कुमार चर्यु और भविष्यत कथा ये दोनों किस रचना है? अपभ्रंश काल की रचना है। किस काल की? अपभ्रंश काल की रचना है ये दोनों, ठीक है ना। नय कुमार चर्य तो किसके? स्वयंभू की रचना। और अपभ्रंश भाषा में है। भविष्यती कथा ये भी किस काल में? बस धनपाल की, ये अपभ्रंश काल की रचना है। और मृच्छकटिकम रचना शूद्रक की रचना। किस रचना? मृच्छकटिकम रचना का नाम किसकी? शूद्रक रचना है। और ये प्राकृतक काल में लिखी गई थी, प्राकृतक काल में लिखी गई रचना ये मृच्छकटिकम। और यदि मृच्छकटिकम भाषा पूछ जाए तो मागधी प्राकृतक भाषा निकल गया था। मागधी प्राकृतक भाषा निकल गया ग्रंथ है मृच्छकटिकम शूद्र का। और जो मिलिंद पैनो है, ये मिलिंद पैनो महावंश, दीपवंश और अटकथा, ये मिलिंद पैनो ये रचना किसकी काल की है? ये पाली भाषा में की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर इसका उत्तर आएगा डी, यानी नय कुमार चर्यु और भविष्यत कथा ये दोनों अपभ्रंश काल की है। सोर्स यानी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा। सोर्स यानी अपभ्रंश से कौन कौन सी भाषा विकसित हुई? सोर्स यानी अपभ्रंश से भाषा कौन कौन सी? लैंदा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, लौकिक संस्कृति, मध्यकालीन आर्य भाषा, पाली, मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्य पहाड़ी, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब देखो सही, लैंदा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। निम्नलिखित कौन से युगम नहीं सॉरी कौन सा प्रश्न चलेगा अपना? सोर्स यानी अपभ्रंश 3 भाषा का जन्म हुआ था, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी और गुजराती। और पश्चिमी हिंदी, इन 3 भाषा का जन्म होता सोर्स यानी अपभ्रंश से। जो ये सिंधी भाषा, इस सिंधी भाषा का जन्म होता है ब्राह्मण से। किससे होता है? ब्राह्मण अपभ्रंश से तो होता है, सिंधी भाषा का जन्म होता है। और सोर्स यानी अपभ्रंश से पश्चिम हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का होता है। अब ये प्रश्न नंबर 53 आता है, इसका उत्तर रहेगा कौन कौन सा? 2, 3, 4 कौन से? ए, तो 52वां में ए सही है। 53वां में निम्न से कौन सा युगम सही है? लैंदा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। लैंदा
आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, बिल्कुल सही बात है। लेहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है ये लेहंदा को। लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, लौकिक संस्कृत मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और पाली मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यपड़ी भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। देखो ये 1 3 4 से सही। 2 लौकिक संस्कृत मध्यकालीन। अब लौकिक संस्कृत मध्यकाल में थी नहीं, जो लौकिक संस्कृति और वैदिक संस्कृति प्राचीन काल में थी, तो इसलिए ये 2 तो नंबर गलत हो गया। लेहंदा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा बिल्कुल सही है, पाली मध्यकाल में थी बिल्कुल सही है, और मध्यपड़ आधुनिक काल में ये भाषा 3 सही है, यानी 1 3 और 4 इसका सही है। लौकिक संस्कृत मध्यकाल में थी बल्कि प्राचीन काल में थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसमें गलत है। 1 3 4 इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कालक्रम के अनुसार निम्न भाषा का सही अनुक्रम कौन कौन सा है? देखो सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, संस्कृत के बाद में पाली आती है, पाली के बाद में प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश आती है, इसलिए 54 में ऑप्शन नंबर सी। और फिर इनमें भी संस्कृत में पूछता तो संस्कृत के बाद में संस्कृत आई, और इसमें फिर संस्कृत में भारत वैदिक संस्कृत आती है, उसके बाद में लौकिक संस्कृत आती है, फिर पाली प्राकृत अपभ्रंश आती है। ठीक है, कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। कालक्रम के अनुसार जो निम्न रचना है, उन निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? तो सही अनुक्रम कौन सा है? देखो सबसे पहले अपन पता है ऋग्वेद, और ऋग्वेदों की जो रचना है, ऋग्वेद रचना सबसे पहले, और ऋग्वेद रचना जो वैदिक संस्कृत में थी, किस भाषा में? वैदिक संस्कृत में ऋग्वेद। त्रिपटिक, ये त्रिपटिक रचना होगी पाली भाषा में। प्राकृतक प्रकाश, इनकी रचना प्राकृतक भाषा में हो गई थी, प्राकृतक प्रकाश की। इसके बाद में जैन ग्रंथ भी प्राकृतक में थी, प्राकृत भाषा में होती है, लेकिन इसे अर्धमागधी में होती है। जैन ग्रंथ आगम साहित्य अर्धमागधी भाषा में थे, और जैन धर्म जो इसे तीर्थ करते वो इन्होंने इसी भाषा में अपना अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। 55वां में ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ऋग्वेद, त्रिपटिक, प्राकृत और जैन ग्रंथ आगम। साहित्य रचना के आधार पर कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं बोलियों का सही अनुक्रम कौन सा है? देखो साहित्य कालक्रम के आधार पर अपभ्रंश ब्रजभाषा, अवधि, खड़ी बोली, देखो सही है। अब इसमें ब्रजभाषा और अवधि तो दोनों मध्यकाल की है। अपभ्रंश में मध्यकाल में सबसे पहली भाषा आई थी पाली, पाली बाद में प्राकृतक, प्राकृत बाद में अपभ्रंश आई, अपभ्रंश आ गई, अपभ्रंश के बाद में ब्रजभाषा, फिर अवधि, खड़ी बोली, अवधि और खड़ी बोली, ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। खड़ी बोली आधुनिक काल में आ जाती है, अवधि ब्रजभाषा मध्यकाल भक्ति काल में हो गई, और अपभ्रंश, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर सही है। निम्न से कौन सा युगम सही नहीं है? कौन से युगम? स्वयंभू। अब स्वयंभू अपभ्रंश का ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्वयंभू अपभ्रंश का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। मोगलानी ग्रंथ मोगलानी लिखी थी, बिल्कुल पाली भाषा में है। मोगलानी व्याकरण ग्रंथ है, और इसकी रचना मोगलानी की थी, और ये श्रीलंका का था। मोगलान श्रीलंका का रहने वाला था, इसलिए ये ऑप्शन मोगलान पाली भाषा, बिल्कुल मोगलान पाली भाषा में बिल्कुल सही है भी। सूरदास ब्रज भाषा का सही है। जयशंकर प्रसाद अवधी भाषा का, ये गलत हो गया। जयशंकर प्रसाद अवधी भाषा का नहीं है, ये उसका ऑप्शन गलत है। सुमिलित कीजिए, इनको मिलाना है आधुनिक भाषा और क्षेत्रीय रूप। आधुनिक भाषा का इनका क्षेत्र देखो, राजस्थानी में कौन सी भाषा बोली जाती है? ब्राह्मण, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी, सोरसेनी, अर्धमागधी, राजस्थानी, लहंदा, पूर्व हिंदी, इन आधुनिक भाषाओं में। अब देखो असमिया, राजस्थानी, लहंदा, पूर्व हिंदी। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? देखो पूर्व हिंदी, इनका क्षेत्रीय स्वरूप क्या था? असमिया। अब देखो राजस्थानी भाषा का जन्म होता है सोरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थान यानी ये राजस्थानी भाषा जो किस क्षेत्र में आता है? पश्चिमी हिंदी से इनका जन्म होता है। राजस्थानी भाषा का सोरसेनी अपभ्रंश से जन्म होता है। राजस्थान का जन्म होता है सोरसेनी अपभ्रंश से। तो राजस्थान का अर्थ 4, राजस्थान जन्म सोरसेनी अपभ्रंश हो गया। पूर्व हिंदी का जन्म हो जाता है पूर्वी हिंदी, और पूर्व हिंदी का जन्म होता है अर्धमागधी से, बिल्कुल पूर्व हिंदी का जन्म होता है अर्धमागधी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से जन्म होता है पूर्व हिंदी का जन्म अर्धमागधी अपभ्रंश से हो जाता है। इसके अलावा लहंदा और बचा असमिया,
और असमिया का जन्म हो जाता है, असमिया का जन्म मागधी से हो गया, और लहंदा जो बची हुई लहंदा का जन्म हो गया ब्राचड़ पैसासी से होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 20 है इसमें कि असमिया का जन्म मागधी से होता है, राजस्थानी का सोरसेनी से, लहंदा का ब्राचड़ पैसासी से हो जाता है, और पूर्व हिंदी जो पूर्व हिंदी है इसे पूर्व हिंदी से अर्धमागधी का जन्म होता है। अर्धमागधी का क्षेत्रीय स्वरूप है। आधुनिक भाषा पहले ये भाषा बोली जाती है। असमिया किस्मती मागधी में, राजस्थानी होगी सोरसेनी में, लहंदा हो गया ब्राचड़ पैसासी में हो गया, और पूर्व हिंदी अर्धमागधी में थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का से 98 में। सुमिलित कवि और इनकी रचना का देखो, रुद्रदास, विशाख दत्त, अब्दुल रहमान, धनपाल। मैंने एक रचना की थी जिसके धनपाल, जिसके पास धन होता, वो अपने भविष्य की बातें करता, मैं भविष्य में यही चीज़ कर दूंगा, तो ये तो भविष्य की कथा। धनपाल डी में तो 2 देख लो, डी में 2, डी में 2, एक में ही है, डी नंबर है इसमें। और विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस हो जाएगी, और अब्दुल रहमान की संदेश राक्षस हो जाएगी, रुद्रदास की हो जाएगी फिर चंद्रलेखा, और कनकामर की रचना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा? डी इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी सही इसमें भाई। रुद्रदास की हो जाएगी चंद्रलेखा, विशाख दत्त की रचना हो गई विशाख दत्त की हो जाएगी मुद्रा राक्षस, अब्दुल रहमान की संदेश राक्षस, धनपाल की भविष्य कथा, और एक कनकामर रचना है। ये तो काव्य भाषा सुमिलित 60वां में सुमिलित कीजिए। काव्य भाषा और रचना किस भाषा में? देखो अब अपभ्रंश, लौकिक संस्कृत, खड़ी बोली और ब्रज भाषा। अब देखो अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश भाषा में देखो श्रावकाचार्य, आचार्य देवसेन, और देवसेन जैन की हुई था लेकिन अपभ्रंश काल का था, तो यह तो हो जाएगा श्रावकाचार्य, देवसेन रचना अपभ्रंश भाषा। लौकिक संस्कृत, बिल्कुल लौकिक संस्कृत याद है, महाभारत काल, महाभारत रचना वेद व्यास लौकिक संस्कृत में। बी में 1 देख लो, बी में 1, 2 में था, बी में 1 अपभ्रंश हो गया श्रावकाचार्य की। खड़ी बोली, अब खड़ी बोली का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है कामायनी, जयशंकर प्रसाद का। और व्यासन खड़ी बोली का प्रसिद्ध कविता जयशंकर प्रसाद। खड़ी आधुनिक काल हो गया, और आधुनिक काल में खड़ी बोली का प्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद, तो ये जो कामायनी जयशंकर प्रसाद की। और ब्रज भाषा की जो प्रसिद्ध रचना उसका सुजान सागर हो गया, ब्रज भाषा की प्रसिद्ध सुजान सागर। वहाँ पे देखो अपभ्रंश का श्रावकाचार्य होगी, लौकिक संस्कृत का महाभारत, खड़ी बोली का कामायनी, और ब्रज भाषा को सुजान सागर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही रहेगा 60वां में। इसके बाद 61वां प्रश्न का है, काव्य पंक्तियाँ और किस भाषा से ली गई है? भाई इनकी पंक्ति को पढ़ो, और किस भोरे भोरे आयल ची, भोरे भोरे आयल है, भोरे भोरे अयल ची छड़ी, बैठी शीला की शीतल छा, ये आगे रस कथा प्रकाश है, भोग भोज जस माना। देखो ये तो अपने पढ़ी कि बैठी शीला की शीतल छा, ये तो अपने पढ़ी हुई पंक्ति है, बैठी शीला की शीतल छा। अब ये बिल्कुल अपने लग रही हिंदी भाषा में, बैठी शीला की शीतल छा। और हिंदी भाषा जो खड़ी बोली को हिंदी भाषा, हिंदी खड़ी बोली हिंदी भाषा का रूप हो गया, शुद्ध रूप खड़ी बोली साहित्य रूप है वो हिंदी भाषा है। तो बी में तो 1 देख लो, बी में 1 कौन से में? 1 नंबर ऑप्शन में, ए नंबर ऑप्शन में। तो ये बिल्कुल ए से हो जाएगा इसमें कि बैठी शीला की शीतल छा खड़ी बोली में है। भोर भोर आयल, भोर भोरे 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 भोर आयल छी छड़ी, ये हो जाएगा मैथिली का हो गया। या आगे रस कथा प्रकाशो, या आगे रस कथा प्रकाशो, ये किस पंक्ति की है? ये ब्रज भाषा की है। और भोग भोज ये अवधी भाषा की, कि भोग भोज जैसे माना अवधी भाषा में है। 62वां में बुंदेली, अवधी, मारवाड़ी और ब्रज भाषा, इनका क्षेत्र कौन कौन सा? बुंदेली बोली झांसी वाली रानी, तो झांसी आ गया, तो बुंदेली हो तो झांसी वाली रानी थी नहीं ये तो ये तो हो जाएगा बिल्कुल बुंदेली का, तो झांसी कर दो, तो झांसी और जालौन क्षेत्र होगा बुंदेली का। अवधी, अब अवधी मारवाड़ी, अब मारवाड़ी में राजस्थान आ जा, राजस्थान कौन से क्षेत्र इसमें? किशनगढ़, सिरोही, बिल्कुल 4 नंबर कर दे। बूंदे 1 में तो कर दे 2, और सी में कर दे 4, 1 में 2 करो, 1 में 2 और सी में 4। और अवधी और ब्रज भाषा, अवधी और
ब्रज भाषा अवधि कहाँ बोली जाती है, अवधि बोली जाती है लखीमपुरी, खीरी, फैजाबाद में अवधि, बिल्कुल पाँचों में अवधि बोली जाती है। लखीमपुर में, खीरी और फैजाबाद में अवधि बोली जाती है। और जो ब्रज भाषा, अब ब्रज भाषा अपने क्षेत्र है आगरा मथुरा के आसपास क्षेत्र का ब्रज भाषा क्षेत्र हो गया, आगरा और मथुरा। मथुरा इधर भरतपुर अपने इसी में आता ब्रज भाषा में, तो आगरा मथुरा ब्रज भाषा होगी। मारवाड़ी किस्म सिर हो गया, अवधि हो गया लखीमपुरी, खीरी और फैजाबाद। बूंदी होगी झांसी और जालौन, ठीक है, ये बुंदेली, ठीक है ना। अब 72वां प्रश्न का बोली और रचनाकार, देखो मैथिली, अवधि, राजस्थान और भोजपुरी। मैथिली, अवधि, राजस्थान और भोजपुरी। अब देखो मैथिली में यात्री, दो क्या नाम उसका, यात्री के नाम से रचना की थी मैथिली में, यात्री, ठीक है ना। उसका नाम था, यात्री के नाम से रचना करने वाला निराला था। निराला ने यात्री नाम से मैथिली भाषा में की थी। अवधि में रचनाकार कौन, मलिक महमूद जायसी, बिल्कुल अवधि भाषा में था मलिक महमूद जायसी, बिल्कुल अवधि भाषा में। तो यात्री मैथिली भाषा में यात्री नाम से 4 हो गया, अवधि में मलिक महमूद जायसी। राजस्थानी बिल्कुल कुशलाभ हो जाएगा। और भोजपुरी में हो जाएगा ये धरणीदास और सूरदास ब्रज भाषा के थे, तो ये हो जाएगा बिल्कुल बी, ऑप्शन नंबर बी को सही, ऑप्शन नंबर बी सही है। मैथिली यात्री में अवधि मलिक मुजासी, राजस्थानी कुशल राय वाचक और ये कुशलाभ हो गया और राजस्थानी हो गया। भोजपुरी में धरणीदास और सूरदास जी तो अपने ब्रज भाषा में थे, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 63वां। 64वां में इन्होंने अपभ्रंश को आबिरादी की भाषा का कथन है, कथन ये किसने कहा था, देखो अपभ्रंश को आबिरादी भाषा किसने कहा, अपभ्रंश भाषा है, उस अपभ्रंश भाषा को आबिरादी भाषा, तो अपभ्रंश को आबिरादी हेमचंद्र ने कहा था, सॉरी नहीं दंडी ने कहा था। दंडी साहब ने अपभ्रंश क्या नाम दिया, आबिरादी, दंड दिया। अब देता हूँ दंड, है ना। तो आबिरादी किसने कह दिया, अपभ्रंश को दंडी ने कह दिया। इन्होंने अपभ्रंश को देसी नाम माला ये कहा था हेमचंद्र जी ने। देसी नाम माला, अपभ्रंश को देसी नाम माला कहा था किसने, आचार्य हेमचंद्र ने। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी गुलेरी साहब, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कहा था पुरानी हिंदी। इनके अनुसार शौरसेन अपभ्रंश मध्य देश के अलावा बंगाल में भी काव्य भाषा के रूप में, और ये कथन पहले भी आया है कि बंगाल में भी काव्य भाषा में ये बोली जाती है। सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी हो गया। आबिरादी ढंडी ने देसी नाम माला, आबिरादी ढंडी ने देसी नाम वाला आचार्य हेमचंद्र ने, और अपभ्रंश पुरानी हिंदी गुलेरी साहब ने, और शौरसेन ये सुनीति कुमार चटर्जी ने। इसमें विद्यापति को इसमें वो नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा युगम सही नहीं है, कौन सा युगम है जो सही नहीं है, कौन सा युगम सही नहीं है। देखो पश्चिम हिंदी शौरसेन अपभ्रंश है, बिल्कुल सही बात है। शौरसेनी अपभ्रंश पश्चिम हिंदी हो गया, पूर्व बात बिल्कुल सही। राजस्थानी ब्राह्मण ये राजस्थानी है, राजस्थानी पश्चिम हिंदी सही है, तो गलत बात है। पश्चिम हिंदी में राजस्थान आता है। पहाड़ी हिंदी में खास प्राकृत भाषा बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सुमिलित कीजिए, सूची ये वाक्य है और कौन सी बोलेगा। मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, ये ऐसी बात कौन सी भाषा में बोली जाती है, तो ऐसी बात बिल्कुल मेरे को घर जाने को दिल बोल रहा, गंगा मैया तोई पेरी चढ़बयो, हमारी छाती पर दंड करे राजा पर जा और साचरे, ओको बड़ो छोरो खेत में तो, ओको बड़ो छोरो, ओको और ओका वाला शब्द किस भाषा में आता है, तो ओका वाला शब्द आता है, ओका वाला शब्द आता है किस भाषा में, ओको बड़ो छोरो, ये मालवी भाषा में थे। किस भाषा में, ओकारांत वाले शब्द ध्वनि मालवी भाषा, तो ओको बड़ो छोरो ये तो मालवी हो गई, मालवा प्रदेश हो गया इधर। और हमरी छाती पर ये भाषा, हमरी छाती पर दंड करे राजा प्रजा और साचर, ये भाषा कौन सी हो जाती, ये अवधि भाषा होगी। गंगा मैया तोई पीर चढ़बो, गंगा मैया तो पीर चढ़बो, ये ऐसा बोला जाता है भोजपुरी भाषा में। और मेरे को घर जाने दिल बोले दक्षिणी भाषा की मेरे को घर जाने का, ठीक है। सुमेलित कीजिए क्षेत्र, गढ़वाली, कुमायूनी, अवधि, भोजपुरी, इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ है बोला जाता है। तो देखो गढ़वाली बागेश्वर वाला धाम,
ये गढ़वाली भाषा उत्तराखंड में, बागेश्वर तो MP में आ जाता है, लेकिन बागेश्वर, कुमाऊनी, अवधी, अवधी का जो क्षेत्र कौन सा है, अवधी का क्षेत्र कौन सा है, अवधी का क्षेत्र तो है अयोध्या, ऐसो अवधी ऐसो अयोध्या, तो अयोध्या हो जाएगा अवधी का क्षेत्र, अयोध्या हो गया। गढ़वाली हो गया, टिहरी, गढ़वाली टिहरी, बिल्कुल गढ़वाली टिहरी हो गया। कुमाऊनी ये हो गया बागेश्वर, कुमाऊनी MP में आ जाता, कुमाऊनी MP में, और भोजपुरी हो गया वाराणसी, क्योंकि हमने कहा था कि भोजपुरी UP की भाषा है, लेकिन UP सॉरी बिहार की भाषा भोजपुरी, लेकिन बिहार ज़्यादा UP में बोली जाती है, तो वाराणसी बोली जाती है भोजपुरी। अवधी अयोध्या में, अयोध्या में क्योंकि अवधी भाषा में भगवान राम का जो रचना की थी रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी तुलसीदास जी ने, तो ये अवधी भाषा अयोध्या में लिखी थी, अयोध्या में राम का जन्म होता, अयोध्या हो गया, अवधी अयोध्या, कुमाऊनी बागेश्वर और गढ़वाली टिहरी। 68वां में देखो, 68 हाड़ौती, बघेली, गढ़वाली, हाड़ौती, बघेली, गढ़वाली और कन्नौजी, इनका जो क्षेत्र कहाँ है, हाड़ौती, गढ़वाली और इनका जो क्षेत्र कौन सी भाषा, देखो हाड़ौती, हाड़ौती किस, अब हाड़ौती प्रदेश आ गया, राजस्थान में आता है, हाड़ौती राजस्थान में आ गया। बघेली ये मध्य प्रदेश में आ जाता है। गढ़वाली ये गढ़वाली उत्तराखंड में पड़ गया, और कन्नौजी UP में पड़ जाता है, कन्नौजी UP में हो गया। हाड़ौती राजस्थान में, हाड़ौती राजस्थान में, बघेली क्षेत्र मध्य प्रदेश में, गढ़वाली उत्तराखंड में, और कन्नौजी UP में पड़ता है। जिसका ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर सही है, ऑप्शन नंबर C। पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए भाषाओं का सही क्रम, पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए इनमें से भाषाओं का सही क्रम कौन सा है, पूर्व से पश्चिम की ओर। अब देखो मैथिली बोली जाती है बिहार में, तो इधर बिहार आ गया, ठीक है, फिर मैथिली, फिर अवधी, अयोध्या के आसपास हो गया अयोध्या हो गया, फिर उससे ब्रज आते हैं, फिर आ गया ब्रज बिल्कुल अपना भरतपुर टच हो गया, तो ब्रज हो गया। फिर हरियाणा, ये दिल्ली की साइड में गया, तो पूर्व से पश्चिम को रहेगा मैथिली, अवधी, ब्रज और हरियाणा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर A इसका सही है। पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय, पश्चिम से पूर्व की ओर जाते समय, पश्चिम से, अब देखो पश्चिम से जाएगी, तो पश्चिम से कहाँ जाएगी, इधर पंजाब से होगी, पंजाबी, कोरवी, अवधी और भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी बिहार में शुरू होता, बिहार चला गया, पंजाबी, कोरवी, अवधी और भोजपुरी, ये पश्चिम से पूर्वी भाषा से सही है, ये ऑप्शन नंबर इसका सही है। पंजाबी, कोरवी, अवधी, भोजपुरी बिहार पूरे उत्तर पड़ गया, अवधी फिर थोड़ा सा, फिर कोरवी पंजाबी, इधर पश्चिम से पंजाब आ जाता है। 70% आप लिखिए। थैंक यू दोस्तों, ये प्रश्न आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।